हाँ, जरा सोचिए एक ऐसे अदृश्य इंजन के बारे में जो बिना किसी बिजली या तार के चल रहा है और हर सेकंड लाखों टन पानी समंदर से उठाकर सीधा आसमान में खींच रहा है। और वो भी इतनी खामोशी से कि हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी जादुई जल चक्र पर बात करने वाले हैं। जब भी किसी विशाल ताकत की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी मशीनों की छवि बनती है, लेकिन हमारे सिर के ठीक ऊपर एक ऐसा प्राकृतिक इंजन चल रहा है जिसे हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। सही कहा। और इस अदृश्य शक्ति का पैमाना सच में हैरान करने वाला है। अगर हम पूरे वायुमंडल को देखें तो उसमें जलवाष्प यानी पानी के इस गैसीय रूप की मात्रा 0 से लेकर अधिकतम सिर्फ 4% तक ही होती है। सिर्फ 4%? मतलब सुनने में तो ये बहुत ही मामूली लग रहा है। एकदम मामूली, लेकिन यही वो छोटी सी मात्रा है जो हमारी पृथ्वी के पूरे मौसम चक्र को चलाती है। हर एक तूफान, हर बादल और हर एक बारिश की बूंद इसी 4% से नियंत्रित होती है। क्या बात है। हमारा आज का मिशन ही यही है कि इस पूरी व्यवस्था को डिकोड किया जाए, और वो भी ऐसे जैसे हम किसी मिडिल स्कूल के छात्रों को पढ़ा रहे हों, लेकिन इतने रोचक तथ्यों के साथ कि हर सुनने वाले को मजा आ जाए। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि महासागरों, जमीन और हवा के बीच पानी का ये सफर लगातार चलता रहता है। मतलब वाष्पीकरण से पानी ऊपर जाता है, पेड़ों से भी नमी मिलती है, फिर वो बादल बनता है और वापस बारिश बनकर गिर जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना हमें सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करना चाहिए। आखिर हवा इस पानी को अपने अंदर पकड़कर कैसे रखती है? क्योंकि हवा तो एकदम खाली महसूस होती है। यहीं पर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की बात आती है। देखिए, हवा कोई खाली डब्बा नहीं है। इसमें गैसों के अणु होते हैं और उनके बीच थोड़ी जगह होती है जहां जलवाष्प समा सकता है। इसे हम 2 तरह से नापते हैं। पहली है निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि हवा के एक हिस्से में जलवाष्प का असली वजन कितना है, मतलब कितने ग्राम पानी मौजूद है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मैं इसे एक बंद कमरे के उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए एक कमरा है, तो निरपेक्ष आर्द्रता उस कमरे में खड़े लोगों की वास्तविक संख्या की तरह है। एकदम सही एनालॉजी है ना? तो अगर कमरे में 50 लोग हैं तो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता 50 हो गई। लेकिन असली उलझन तो तब शुरू होती है जब मौसम की रिपोर्ट में सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात होती है, और यही वो चीज़ है जिससे हमें चिपचिपाहट महसूस होती है। बिल्कुल। तो आपके उसी कमरे वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। सापेक्ष आर्द्रता इस बात पर निर्भर करती है कि कमरे के आकार के हिसाब से वो कितना भरा हुआ लग रहा है, और हवा के मामले में इस कमरे का आकार हवा का तापमान तय करता है। अच्छा, तो तापमान से आकार बदलता है? हाँ, गर्म हवा फैलती है तो उसके अणुओं के बीच की जगह बढ़ जाती है, मतलब कमरा बड़ा हो गया और अब वो ज्यादा पानी सोख सकती है। वहीं ठंडी हवा सिकुड़ती है तो कमरा छोटा हो जाता है। ओह, तो इसका मतलब है कि अगर हवा का तापमान अचानक से बढ़ जाए तो पानी की मात्रा यानी कमरे के लोग तो उतने ही हैं 50, लेकिन क्योंकि गर्मी से हमारा हवा रूपी कमरा बड़ा हो गया है, इसलिए अब वो कम भीड़-भाड़ वाला लगेगा। एकदम सही पकड़े आप। तो सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी। मतलब ये तो एक तरह का भ्रम हुआ। पानी कहीं गया नहीं है, बस हवा की क्षमता बढ़ गई है। हाँ, और इसी क्षमता की भी एक सीमा होती है। सोचिए, अगर तापमान कम होने लगे तो वो कमरा सिकुड़ने लगेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उन 50 लोगों के लिए वो कमरा पूरी तरह से छोटा पड़ जाएगा। एकदम खचाखच भर जाएगा। बिल्कुल। हवा के मामले में जब एक खास तापमान पर हवा अपनी पूरी क्षमता पर नमी सोख लेती है तो हम कहते हैं कि हवा 100% संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो गई है। मतलब अब उस हवा में पानी की एक भी अतिरिक्त बूंद के लिए कोई जगह नहीं बची है। जी हाँ। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसी सटीक तापमान को ओसांक या ड्यू पॉइंट कहा जाता है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ओसांक वो तापमान है जिस पर हवा अब और नमी को गैस के रूप में नहीं रख सकती। तो फिर उस अतिरिक्त नमी का क्या होता है? इस बिंदु पर पहुंचने के बाद जो भी एक्स्ट्रा जलवाष्प है उसे वापस तरल पानी में बदलना ही पड़ता है।
इसी प्रक्रिया को हम संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरे दिमाग में एक तार्किक सवाल आ रहा है, अगर हवा 100% भर गई है और उसे पानी बाहर निकालना है, तो पानी हवा के बीचों बीच अचानक से प्रकट होकर बूंद तो नहीं बन सकता ना? नहीं बन सकता। तरल पानी को टिकने के लिए किसी सतह की जरूरत होती है, तो फिर इतने मीलों ऊपर खुले आसमान में पानी किस चीज पर जाकर चिपकता है? बहुत ही शानदार सवाल है। संघनन के लिए एक सतह का होना सच में जरूरी है, और आसमान में ये सतह देते हैं हवा में तैरने वाले बेहद छोटे छोटे कण, जैसे धूल, धुएं के कण, राख और सबसे जरूरी समंदर का नमक। 1 मिनट, क्या? जी, इन्हें हम संघनन केंद्रक या कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आसमान में तैरते हुए हर उस खूबसूरत सफेद बादल के निर्माण के पीछे या उसकी हर बूंद के अंदर धूल का कण, धुएं का हिस्सा या समुंदर का नमक छिपा है? क्या बादल अंदर से गंदे होते हैं? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल। बिना इन अशुद्धियों के बादलों का बनना लगभग नामुमकिन है। समंदर का नमक और धूल सबसे बेहतरीन केंद्रक होते हैं, क्योंकि वो पानी को अपनी तरफ खींचने में बहुत माहिर होते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब हवा ओसांग तक ठंडी होती है, तो जलवाष्प इन्हीं धूल या नमक के कणों के चारों ओर लिपटकर पानी की बूंदों में बदल जाता है। ये तो बात हुई आसमान की, लेकिन यही संघनन जब जमीन के बिल्कुल करीब होता है, तब क्या होता है? क्योंकि हमने सर्दियों की सुबह घास पर पानी की छोटी छोटी बूंदें देखी हैं, जिन्हें हम ओस कहते हैं। हाँ, तो जब जमीन के पास की हवा ठंडी सतहों जैसे पत्थर या पत्तों के संपर्क में आती है और तापमान ओसांग तक गिर जाता है, तो नमी वहीं संघनित हो जाती है। ये ओस है, लेकिन इसमें एक शर्त है, तापमान को जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, और अगर रात बहुत ज्यादा ठंडी हो और ओसांग 0 डिग्री से भी नीचे चला जाए, तब क्या होगा? तब वो एक्स्ट्रा नमी पानी की बूंदों के बजाय सीधे बर्फ के बारीक क्रिस्टल्स में बदल जाती है। इसे हम तुषार या फ्रॉस्ट कहते हैं। ये किसानों की फसलों के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये पौधों के अंदर का पानी जमा देता है। और इसी जमीनी संघनन में कोहरा या फॉग और कुहासा यानी मिस्ट भी तो आते हैं ना? लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, लेकिन इनमें फर्क है। ये दोनों मूल रूप से जमीन पर उतरे हुए बादल ही हैं। कुहासे में कोहरे की तुलना में नमी थोड़ी ज्यादा होती है। कुहासा आपको ज्यादातर पहाड़ों पर मिलेगा, जहां गर्म हवा ठंडी ढलानों से टकराती है। और कुहासा? कोहरा थोड़ा ज्यादा सूखा होता है और इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। शहरों में तो इसमें गाड़ियों का धुआं भी मिल जाता है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं। तो कोहरा असल में जमीन पर फंसा हुआ एक बादल है। सोचिए, अगर यही पानी की बूंदें किसी तरह 10,000 मीटर ऊपर पहुंच जाएं, तो वे आसमान के शानदार बादलों का हिस्सा बन जाएंगी। बिल्कुल, और ऊंचाई और रूप के आधार पर बादलों का जो वर्गीकरण है, वो किसी आर्ट गैलरी की तरह है। मुख्य रूप से इन्हें 4 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर होते हैं पक्षाब मेघ, जिन्हें हम सिरस कहते हैं। हाँ, ये 8 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अगर हम एक मिडिल स्कूल के बच्चे की तरह सोचें, तो ये आसमान में बिखरे हुए सफेद पंखों की तरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल पारदर्शी। और क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर होते हैं जहां बहुत ठंड होती है, इसलिए ये पानी की बूंदों से नहीं बल्कि बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स से बने होते हैं। इसके बाद आते हैं कपासी मेघ या क्यूमुलस, जो रुई के फूंच जैसे दिखते हैं। हाँ, 4 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन उन कपासी बादलों में ना एक चीज मुझे हमेशा रहस्यमयी लगती है। इनका ऊपरी हिस्सा तो रुई की तरह फूला हुआ होता है, लेकिन इनका जो बेस या आधार होता है वो एकदम चपटा होता है। ऐसा लगता है जैसे नीचे से किसी ने चाकू से काट दिया हो। ऐसा क्यों? ये बहुत ही कमाल का ऑब्जर्वेशन है। वो चपटा आधार कोई इत्तेफाक नहीं है। वो सपाट रेखा असल में हवा में मौजूद वो सटीक ऊंचाई है जहां तापमान गिरकर ठीक ओसांग तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो उस अदृश्य रेखा के नीचे हवा ठंडी नहीं होती? बिल्कुल सही। नीचे हवा पर्याप्त ठंडी नहीं होती तो कोई संघनन नहीं होता। लेकिन जैसे ही हवा उस रेखा को पार करती है, पानी तुरंत बूंदों में बदल जाता है और हमें बादल का चपटा आधार दिखने लगता है। क्या बात है! ये तो भौतिकी का जीता जागता प्रदर्शन है। इसके बाद तीसरे बादल आते हैं स्तरी मेघ या स्ट्रेटस। ये तो नाम से ही लग रहा है कि एक बड़ा सा कंबल। हाँ, ये परतदार बादल होते हैं जो आसमान को एक मोटी भूरी चादर की तरह ढक लेते हैं। अलग अलग तापमान वाली हवा के मिलने से बनते हैं। और फिर आती है बादलों की वो श्रेणी जिसे देखते ही लगता है कि अब भागकर किसी छत के नीचे छिप जाओ।
वर्षा मेघ या निम्बस, वो गुस्से वाले काले बादल जो बारिश लाते हैं सतह के एकदम करीब। लेकिन ये इतने काले क्यों होते हैं? पानी तो काला नहीं होता। नहीं, पानी काला नहीं होता, बात सिर्फ रोशनी की है। ये वर्षा मेघ इतने मोटे और घने होते हैं कि सूरज की रोशनी इनके आर पार नहीं जा पाती। जब रोशनी नीचे नहीं आ पाती तो जमीन से देखने पर ये बादल एकदम गहरे स्लेटी या काले दिखाई देते हैं। तो बादल बन गए, उनमें लाखों टन पानी भी जमा हो गया। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो हर चीज को नीचे खींचता है ना, तो ये सारा पानी तुरंत एक झटके में जमीन पर क्यों नहीं गिर जाता? यहाँ गुरुत्वाकर्षण और हवा के एक दूसरे बल के बीच हमेशा जंग चलती रहती है। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो है अपड्राफ्ट, यानी हवा का ऊपर की ओर उठना। जमीन की गर्मी से हवा लगातार ऊपर उठती है और वो बादलों की बूंदों को नीचे गिरने से रोकती है। लेकिन बादलों के अंदर संघनन तो चल ही रहा है, बूंदें टकराकर बड़ी हो रही हैं। हाँ, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा का जो अपड्राफ्ट है वो गुरुत्वाकर्षण के सामने हार मान लेता है। तब ये नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही हम वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ये वर्षण हमेशा सिर्फ बारिश के रूप में तो नहीं होता, तापमान इसका रूप बदल देता है। बिल्कुल, अगर बादलों से जमीन तक की पूरी हवा का तापमान 0 डिग्री से कम है तो पानी की बूंदें तो बनेंगी ही नहीं। नमी सीधे बर्फ के षटकोणीय रवों यानी हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के रूप में गिरती है, जिसे हम हिमपात या स्नोफॉल कहते हैं। स्नोफॉल तो ठीक है, लेकिन एक सहिम वृष्टि या स्लीट भी तो होता है। ये थोड़ी अजीब प्रक्रिया है ना? हाँ, स्लीट तब होता है जब हवा की अलग अलग परतें हों। ऊपर से पानी की बूंदें गर्म परत से नीचे गिरती हैं, लेकिन जमीन के पास उन्हें एक बहुत ठंडी आधी जमी हुई परत मिल जाती है। तो वो जमीन से टकराने से ठीक पहले जम जाती हैं। एकदम सही, वो छोटे ठोस बर्फ के दानों की तरह गिरती हैं। और ओले गिरने की प्रक्रिया तो इससे भी ज्यादा हिंसक है। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा पानी का कण रोलर कोस्टर की राइड पर निकल पड़ा है। रोलर कोस्टर की एनालॉजी बहुत सटीक है। ओले बनने के लिए बहुत ऊंचे कपासी वर्षा मेघ चाहिए होते हैं, जिनमें हवा का बहाव बहुत तेज हो। मतलब पानी की बूंद नीचे गिरने की कोशिश करती है, लेकिन हवा उसे वापस बादल के एकदम ठंडे हिस्से में ऊपर उछाल देती है। वहां वो जम जाती है, फिर नीचे आती है, पानी सोखती है और हवा उसे फिर उछाल देती है। हर बार उस पर बर्फ का एक नया कोट चढ़ जाता है। हाँ, इसीलिए अगर आप किसी बड़े ओले को बीच से काटेंगे ना, तो उसमें प्याज की तरह कई संकेंद्रित परतें दिखाई देंगी। ये तब तक चलता है जब तक ओला इतना भारी ना हो जाए कि हवा उसे रोक ही ना पाए। बाप रे, वर्षण के ये सारे रूप तो समझ आ गए, लेकिन ये बारिश शुरू कैसे होती है? मतलब हवा को इतनी भारी मात्रा में ऊपर धकेलने वाले वो कौन से मैकेनिज्म है? हवा अपने आप तो मीलों ऊपर नहीं जाएगी। इसके मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला है संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेन। ये बहुत सीधा है। भूमध्य रेखा के पास या गर्मियों में जब धरती बहुत गर्म हो जाती है तो हवा भी गर्म होकर हल्की होती है और तेजी से ऊपर उठती है, और ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बनाती है। हाँ, और दोपहर होते होते अचानक बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश हो जाती है, थोड़े समय के लिए लेकिन बहुत तेज। और हवा को ऊपर धकेलने का दूसरा तरीका है पहाड़ों का सहारा लेना, जिसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो पहाड़ हवा के लिए एक स्केटबोर्ड रैंप की तरह काम करते हैं। एकदम। जब हवा समंदर से नमी लेकर आती है और रास्ते में पहाड़ आ जाए तो उसे मजबूरन उस स्केटबोर्ड रैंप के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। पहाड़ के सामने वाले हिस्से को पवनाभिमुख ढाल या विंडवर्ड स्लोप कहते हैं। तो जैसे जैसे हवा इस रैंप के सहारे ऊपर उठती है, ठंडी होती है, ओसांग तक पहुंचती है और अपना सारा पानी पहाड़ के इसी सामने वाले हिस्से पर गिरा देती है। लेकिन जब यही हवा पहाड़ की चोटी पार करके दूसरी तरफ उतरती है, तब क्या होता है? तब तक तो हवा अपना सारा पानी गिरा चुकी होती है, तो वो बिल्कुल सूखी होती है। नीचे उतरने से वो फिर गर्म होने लगती है। पहाड़ के इस दूसरे हिस्से को लीवर्ड साइड या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया यानी रेन शैडो, हाँ। जहां सिर्फ बारिश की परछाई है, पानी नहीं। इसीलिए पहाड़ के एक तरफ घने जंगल होते हैं और दूसरी तरफ एकदम सूखा रेगिस्तान। बिल्कुल। और अगर हम इसे वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया भर में बारिश का वितरण इसी वाष्पीकरण और तापमान पर चलता है। भूमध्य रेखा से धुओं की ओर जाने पर बारिश कम होती जाती है, क्योंकि तापमान कम होता है। हाँ, और महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों की तुलना में तटीय क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि महासागर ही पानी के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन यहाँ इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण
और शायद थोड़ा डरावना सवाल भी उठता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, चूंकि दुनिया के ज्यादातर वाष्पीकरण और बारिश का इंजन हमारे विशाल महासागर हैं, तो जरा सोचिए, अगर पृथ्वी के तापमान में थोड़े से बदलाव के कारण महासागरों की गर्मी बढ़ जाए, तो यह पूरा जल इंजन कैसा बर्ताव करेगा? ओ, मतलब वाष्पीकरण बहुत तेज हो जाएगा? हाँ, क्या हमारा ये शांत और सुव्यवस्थित मौसम चक्र पूरी तरह से बेकाबू नहीं हो जाएगा? जिस इंजन ने जीवन को पनपने दिया है, क्या वो ओवरड्राइव में नहीं चला जाएगा? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक छोटा सा तापमान का बदलाव इस पूरे प्राकृतिक डिजाइन को हमेशा के लिए बदल सकता है। और श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि हम इस इंजन के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। इसी गहरे विचार के साथ इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।